नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अंग्रेजों की नीतियां और किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीतियों के माध्यम से भारत का आर्थिक दोहन किया था। आज उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है हमारा कि स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं और सवाल पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें ये चुनाव करना है इस प्रश्न में कि इसमें कौन सा कथन सही है। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप इसको पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, पहला है नंबर 1, इसके अंतर्गत राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। दूसरा कथन है, इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तीसरा कथन है, इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। अब हमें इसमें से बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि स्थायी बंदोबस्त को लागू कब किया गया। इसको लागू किया गया था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के टाइम पे। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो अमेरिका का अंतिम गवर्नर था और अमेरिका की क्रांति के समय पर ये वहाँ गवर्नर था और इसकी गलतियों को सुधारने के लिए इसको क्या किया गया, भारत में भेजा गया। ठीक है, चलिए, तो 1793 में किसने शुरू किया था इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो सबसे पहली बात आती है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि जमींदारों को टैक्स पे करने का अधिकार सौंप दिया। तो उस समय जो भूमि का मालिक बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार थे। और अंग्रेज जमींदारों से क्या करते थे? सीधे तौर पर लगान वसूल करते थे, ना कि वो किसानों से। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कर की दर रखी गई वो कंपनी को तो मिलती थी 10/11 भाग और जमींदारों को मिलता था 1/11 भाग। ये इस तरीके से क्या थी? कर की दर थी। और जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया तो टैक्स देने का अधिकार भी किसका था? जमींदारों का था। तो इस तरह हमारा कथन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन क्या है कि इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून लेके आया था जिसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। सूर्यास्त कानून का अर्थ था कि अगर कोई जमींदार तय समय पर अपनी कर को नहीं चुकाता है तो उससे उसकी जमींदारी छीन करके दूसरी व्यक्ति को दे दी जाती थी। तो इस तरीके से ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 तो अभी तक सही है। अब कथन 3, इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था। तो देखिए, हमारा जो कथन है, कथन नंबर 3, इसका मतलब है कि किसान से, तो किसानों से तो अंग्रेज सीधे तौर पर कर एकत्रित नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या था कि वो जमींदारों से ले रहे थे और जमींदारों से उन्होंने फिक्स कर दिया था कि हमें आपसे क्या चाहिए कि उस खेत में जितना भी उत्पादन हुआ उसका 10/11 भाग चाहिए, बाकी का 1/11 भाग जमींदार रखेंगे। लेकिन जमींदारों ने क्या किया इस व्यवस्था के अंतर्गत कि किसानों का जबरदस्त शोषण किया। वो अपनी मर्जी से किसानों के प्रति क्या कर देते थे? टैक्स को बढ़ा देते थे। लेकिन कंपनी ने कभी भी इस तरीके से नहीं किया कि किसानों से उनको राजस्व को बढ़ाया हो। तो इस तरीके से इसमें हमारे केवल कथन 3 गलत हो जाएगा और कथन 1 और 2 ही सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में है। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है? सबसे पहली बात करते हैं ये। तो देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब हमें इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन, यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की। दूसरा कथन, इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी जिसका अर्थ गांव या गांवों का समूह था। तीसरा कथन है, इसमें निर्धारित राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था। ठीक है, अगला कथन, इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का जो दायित्व था वो जमींदारों को दिया गया था। तो देखिए, जमींदारों को जो कर दायित्व करने का अधिकार दिया गया था वो दिया गया था स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, तो हमारा ये कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में जो कर चुकाते थे वो गांव के मुखिया को
अधिकार दिया गया था कि गांव के मुखिया क्या करेंगे, मिल करके कंपनी को टैक्स देंगे या अंग्रेजों को टैक्स देंगे। तो इसमें चौथा कथन गलत हो जाएगा। और इसके बाद अगला कथन कौन सा है अपना, पहला कथन है कि यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह व्यवस्था तैयार नहीं की थी, बल्कि किसने तैयार की थी, कैप्टन रीड और होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। सॉरी, होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को क्या किया था, मार्टिन बर्ड और होल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था को क्या किया था, स्थापित किया था। और 1822 में इसे लागू किया गया था तमिलनाडु के बारामहल जिले में। ठीक है, तो इसमें हमारा कथन 1 गलत हो जाएगा और कथन 4 गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, केवल 1 और 4। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में। तो रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान को भूमि का क्या बना दिया गया, स्वामी बना दिया गया। तो चर्चा करते हैं कथन में, इसमें भी सही कथन पूछें कि कौन से सही कथन है। तो पहला कथन है इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। दूसरा कथन, दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। तीसरा कथन है इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत पहला कथन आ रहा है हमारा कि इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना शुरू किया। हाँ, ये बात सत्य है कि दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, इसीलिए कंपनी ने सीधे तौर पर जो भूमि का स्वामी जिसे नियुक्त किया वो कौन था, किसान था, और किसान को ही कर देने का अधिकार सौंपा गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत 30 से 55% कर एकत्रित करना इन्होंने क्या किया, निर्धारित किया। ठीक है, चलिए। और तीसरा कथन है तो ये भी सही है और ये भी सही है, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने शुरू किया था, ये भी कथन सही है। तो अतः हमारे तीनों कथन सत्य हो जाएंगे इसमें। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट और ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई थी और उसी औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक शोषण करना। ठीक है, तो इसी उपनिवेशवाद के चलते हुए भारत भी क्या बन गया, अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। और जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना तो यहां से अंग्रेज क्या करते थे, कच्चे माल को इंग्लैंड भेज देते थे। यानी कि कथन देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि अंग्रेजों ने एक ब्रिटेन में औद्योगिक नीति अपनाई थी और इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में मुक्त व्यापार की नीति की घोषणा की थी। मुक्त व्यापार की नीति का मतलब था कि इस समय कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे उन सभी को भारत में व्यापार करने का अधिकार सौंपा गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था। इसमें क्या था, इसी अधिनियम के अंतर्गत यानी कि इसी एक्ट के तहत मुक्त व्यापार की नीति में भारत से कच्चा माल कहाँ जाता था, इंग्लैंड जाता था, और इंग्लैंड से पक्का माल कहाँ आता था, भारत आता था। तो यहाँ से जब कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है तो भारत से जाने वाले माल पर क्या किया गया, बहुत अधिक टैक्स लगाया गया। लेकिन इंग्लैंड से जो माल भारत आ रहा था इससे क्या कर दिया, इसी समय आयात शुल्क घटा दिया। यानी कि इंग्लैंड से आने वाले माल पर से आयात शुल्क बिल्कुल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये इस अधिनियम की विशेषताएं थी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अगले सवाल पे आते हैं।
1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के प्रभावों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी जिस मुक्त व्यापार की नीति के बारे में हमने चर्चा की, तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ। पहला कथन, इसमें सही कथन पूछे हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि इस नीति के कारण खेतीहर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। तो देखिए, जिस समय मुक्त व्यापार की नीति आई उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कृषि प्रधान की जगह पे यहाँ क्या लिखा है? खेतीहर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। ये सत्य बात है, तो कथन 1 सही हो जाएगा। कथन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश माल तथा ब्रिटेन में भारत निर्मित सामान बिना किसी शुल्क के साथ भारत भेजा जाने लगा। मैंने अभी क्या बताया कि जो माल भारत से, मान लो ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है, तो इंडिया से जो माल इंग्लैंड जा रहा था इस पर तो भारी शुल्क लगाए गए, लेकिन जो इंग्लैंड से माल इंडिया आ रहा था उससे आया शुल्क क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश माल तथा ब्रिटेन में भारत निर्मित सामान बिना किसी शुल्क के, तो इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। कथन नंबर 3, ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनेताओं ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की थी। ये कथन सही है, इसीलिए हमारा कथन 1 और कथन 3 ये सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन है और इसमें भी सत्य कथन पूछे गए हैं। 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है कि भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच में किया गया। तो देखिए 1853 में ही तो क्या हुआ था, हमारे यहाँ रेलवे की पहली लाइन बिछाई गई थी, पहली रेल चलाई गई थी इंडिया में, और 1853 में ही क्या किया गया? तार व्यवस्था का आरंभ किया गया था। ठीक है, तार व्यवस्था का आरंभ किस गवर्नर के बीच समय पर किया गया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1849 में भारत के क्या बने थे? गवर्नर बन के इंडिया आए थे। तो कथन 1 सही है कि कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली तार व्यवस्था या तार लाइन का आरंभ किया गया। कथन दूसरा, भारत में डाक टिकटों का आरंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो डाक टिकटों का आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डलहौजी को दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन सा कथन हो जाएगा इसमें? केवल आंसर 1 सही आएगा, बाकी दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के समय पे हुआ? तो मैंने अभी आपको ये बात बताई कि 1853 में इंडिया में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, या पहली रेल ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे, और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के समय पे ही क्या हुआ? भारत में रेलवे लाइन का विकास हुआ। तो इस समय आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल, भारत में नागरिक सेवा या सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में सिविल सर्विसेज का विकास या पुलिस व्यवस्था का विकास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? लॉर्ड डलहौजी आएगा, आंसर सी। तो डलहौजी के काल में क्या हुआ था? भारत में सिविल सर्विसेज का विकास हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला सवाल, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की थी, या किस उद्देश्य हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया? पहला कथन क्या है हमारा? ऑप्शन ए, भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया की सेना को प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा है सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। तीसरा है भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए। और चौथा है भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो देखिए, इसमें हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही होगा। तो 1800 ईस्वी में जब लॉर्ड वेलेजली भारत में आया, कलकत्ता इसकी स्थापना की थी 1800 ईस्वी में,
फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में। और कलकत्ता में स्थापना का इसका उद्देश्य था कि भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत की गई है उसके लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया जाए, एक कॉलेज खोला जाए जो किस नाम से जाना गया, फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जाना गया। लेकिन 1802 ईस्वी में इस कॉलेज को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके बाद में फिर 1806 से इंग्लैंड में ही सिविल सेवकों की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कार्य शुरू किए गए थे दोबारा से। अगला सवाल, दसवां, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात आती है भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। दूसरा कथन है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई। तो देखिए भारत में पुलिस व्यवस्था का जो प्रशासन कार्य था वो किसके समय पे शुरू किया था, डलहौजी के समय पे शुरू हुआ था। तो कथन एक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई, तो ये कथन केवल हमारा सत्य है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था आरंभ किसके द्वारा किया गया था। देखिए दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग अलग कर दिया गया था और यह कार्य किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नहीं है समझाने का। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो 1927 में एक कमेटी गठित की गई थी, बटलर कमेटी। तो इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, यह कथन गलत है। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, यह भी कथन गलत है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, यह भी कथन गलत है। तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करने के उद्देश्य से ही 1927 में क्या की गई, एक कमेटी की स्थापना की गई जो किस नाम से जानेगी, बटलर कमेटी के नाम से जानी गई। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो देशी रियासतों को और अंग्रेजों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए स्थापित की गई थी। अगला सवाल, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था। तो देखिए सतारा को कुशासन के आधार पर किया गया, या झांसी को किया गया, या अवध को किया गया, या नागपुर को किया गया। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताइए। तो देखिए सतारा को किया गया था व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि डलहौजी एक सिद्धांत लेकर के आया था व्यापक सिद्धांत, और व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत गोद लेने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद में झांसी, तो झांसी भी किसके द्वारा मिलाया गया था, यानी कि सतारा ऐसा पहला राज्य था जिसको व्यापक सिद्धांत के तहत पहली बार मिलाया था। ठीक है, उसके बाद में झांसी को मिलाया गया था कब, 1853 में। और नागपुर को भी किसके अंतर्गत लागू किया गया, व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत ही 1854 में इसको मिलाया था। अब बचा कौन सा, अवध। तो केवल अवध एक ऐसा राज्य था इन चारों में से जिसको कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया था, तो सतारा को 1848 ईस्वी में ही मिला लिया था। इसको भी यही नोट कर लेना कि सर्वप्रथम डलहौजी ने किस राज्य को व्यापक सिद्धांत के तहत या हड़प नीति के तहत या गोद लेने के प्रतिबंध के आधार पर अपने राज्य में शामिल कर लिया था, तो सतारा। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है, तो आपको क्रम याद रखना। अगर इन चारों का ही क्रम, तीनों का क्रम पूछ ले कि इन तीनों का क्रम क्या रहा है, तो सबसे पहले सतारा है, उसके बाद में झांसी है, और उसके बाद में नागपुर है। ठीक है, वैसे और भी थे राज्य ऐसे, तो सतारा था, सतारा के बाद में जयपुर था, जयपुर के बाद संबलपुर था, संबलपुर के बाद में बघाट के बाद में उदयपुर के बाद झांसी, और झांसी के बाद नागपुर। ये इनका क्रम है, इस क्रम को आप याद रखना। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कालक्रम के अनुसार डलहौजी ने इन राज्यों को हड़पा था, यानी कि इसमें राज्यों की सूचियां दी गई हैं, हमें यह देखना है कि किन राज्यों को हड़पा था। तो देखिए इसमें 4 राज्य दे रखे, तो हमें मालूम है कि सबसे पहले सतारा को हड़पा था।
तो सतारा या तो ऑप्शन ए में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है, तो हमारे बी और सी तो होंगे ही नहीं। सतारा के बाद में दूसरा राज्य था जैतपुर। जैतपुर को उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। जैतपुर के बाद में राजस्थान की एक रियासत थी उदयपुर, उदयपुर को मिलाया था 52 में, और 1853 में झांसी को मिलाया था। तो देखिए इनमें से ये क्रम कौन सा मिल रहा है, सतारा, जैतपुर, उदयपुर और झांसी। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सतारा को मिलाया 1848 में, ये सन याद रखनी है, और जैतपुर और संबलपुर को 2 को मिलाया था, इसके बाद संबलपुर को भी मिलाया था 1849 में। और इनके बीच में एक राज्य और था जिसे हम बघाट बोलते हैं, एक रियासत थी बघाट, हिमाचल प्रदेश में 1850 में, और उदयपुर को मिलाया था 1852 में, और झांसी को मिलाया था 1853 में, और इसके बाद में नागपुर बचा, तो नागपुर को मिलाया था 1854 में। ठीक है, तो इन रियासतों का उसने क्या किया था, विभक्त सिद्धांत के तहत अपने अंग्रेजी राज्य में शामिल किया था। तो इसके इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल हमारा आता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है आर.सी. दत्त, रजनी पाम दत्त, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या किया था, धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और धन की निकासी का सिद्धांत दिया, और इसी समय इन्होंने क्या किया था, पहली बार इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। यानी कि एक सवाल पूछा भी जाता है ये कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रवादी नेता है जिसने पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो वो राष्ट्रवादी नेता कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। और जिस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये थी। इसके बाद में एक और व्यक्ति आए, R.C.V.R. राव, R.C.V.R. राव। तो R.C.V.R. राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 1931-32 में क्या किया था, भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। और इस समय जब इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार प्रति व्यक्ति आय का वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत किया था। तो 2 तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं कि ऐसा भारत का कौन सा नेता था जिसने पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। दूसरा सवाल बन सकता है कि किस व्यक्ति ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का वैज्ञानिक आकलन पहली बार प्रस्तुत किया, तो वो कौन हो जाएंगे, आपके R.C.V.R. राव हो जाएंगे। तो इस तरीके से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अब इसके बाद में ये हमारे 15 सवाल इससे खत्म हो गए, और अगला टॉपिक जो आएगा हमारा शिक्षा का विकास। तो शिक्षा के विकास से रिलेटेड 15 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को इस सवाल का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रथम बार खेतों के मानचित्रों का तथा पंजीयनों का प्रयोग किस ब्रिटिश रेगुलेशन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए 1813 का रेगुलेशन, ऑप्शन बी 1823 का रेगुलेशन, ऑप्शन सी 1833 का रेगुलेशन, ऑप्शन डी 1858 का रेगुलेशन। ये 4 ऑप्शन है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अपनी राय हमें जरूर बताइए कि क्या और सुधार करने की आवश्यकता है, और ठीक है अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों तक भी इनको पहुँचाएँ ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।